नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज किस्सा। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 बरस पूरे होने पर संसद में चर्चा का आगाज करते हुए पीएम साहब ने कांग्रेस को न सिर्फ काला चिट्ठा उनका खोल दिया, बल्कि वंदे मातरम गीत के साथ हुई भयंकर राजनीति और गंदे खेल को भी जनता के सामने ला दिया। इससे एक और जहां कांग्रेस में सदन के नेता उपनेता गौरव गोगोई बिलबिला उठे और पीएम और आरएसएस पर झूठे आरोप लगाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का भाषण सुनकर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी भी पीएम मोदी की फैन हो गईं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का कौन सा काला चिट्ठा खोला कि गोगोई समेत कांग्रेसी बिलबिला उठे और कैसे प्रियंका गांधी पीएम मोदी की फैन हो गई, हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे और वंदे मातरम पर कांग्रेस का काला चिट्ठा आज आप तक हम पहुंचाएंगे। बात शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। वंदे मातरम क्या है? ये एक ऐसा गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था। ये गीत मां भारती की स्तुति करता है और स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने इसे गाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये देशभक्ति का प्रतीक है जो हमें एकजुट करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पवित्र गीत के साथ क्या किया? उन्होंने इसे तोड़ मरोड़ कर कैसे मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश की। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ स्टैंजा हटा दिए ताकि मुसलमानों को नाराजगी ना झेलनी पड़े। ये कितना शर्मनाक है। कांग्रेस ने देश की एकता को बेच दिया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, और यही काला चिट्ठा है जो पीएम मोदी ने संसद में खोल दिया। आपको ये जानकारी दें कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 10 घंटे की स्पेशल डिस्कशन हुई। पीएम मोदी ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम को ताकत दी और आज भी ये देश के सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी। मोदी जी बोले कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को टुकड़ों में बांट दिया। नेहरू जी ने जिन्ना की बात मानी और गीत के महत्वपूर्ण हिस्से हटा दिए। इससे देश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया और विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दिया। पीएम ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस की वजह से देश टूटा, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर समझौता किया। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है सदन में। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है।
मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली। दोस्तों, सुना आपने कि कांग्रेस और नेहरू ने देश के साथ क्या किया। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के डर से कांग्रेस क्या कुछ करते रहे। वैसे भी आपको ये बता दें कि कांग्रेस हमेशा से देश को बांटने वाली पार्टी रही है। वो नेहरू का नाम यूज करके राजनीति करती है, लेकिन नेहरू की गलतियां छुपाती है, लेकिन इससे देश की आत्मा पर चोट भी लगी। कांग्रेस की ये हिपोक्रेसी की वो खुद को सेकुलर कहती है, लेकिन असल में तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। पीएम ने इतिहास के फैक्ट से कांग्रेस को नंगा कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने 1937 में गीत के स्टैंजा हटाए और ये विभाजन की जड़ बन गई। कांग्रेस के नेता सुनकर तिलमिला उठे, क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको ये बता दें कि जैसे ही पीएम मोदी का भाषण खत्म हुआ तो तुरंत ही गौरव गोगोई को मौका मिला, लेकिन गौरव गोगोई बिल्कुल पीएम मोदी के भाषण सुन आपे से बाहर थे, क्योंकि पीएम साहब ने भरी सदन में लाखों लाइव लोग जो सुन रहे थे, उन लोगों के सामने कांग्रेस की पोल खोल दी थी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने ला दिया और नेहरू जी के जरिए कांग्रेस को पूरी तरह से नंगा कर दिया। ऐसे में जब गौरव गोगोई की बारी आई तो वो इधर उधर की बात करके पीएम मोदी का जो जवाब था, उन जवाबों को देने की कोशिश करने लगे, लेकिन सच जो पीएम साहब ने बताया था उसको कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि पीएम साहब ने कोई बात मनगढ़ंत नहीं बताई थी। उन्होंने साफ तौर पर जवाहरलाल नेहरू को उनके नोट्स तक का हवाला देकर के ये बातें सामने रखी। गौरव गोगोई आए तो इस बात में सही तथ्य किस तरीके से लाया जाए, इसको पूरा करने के लिए बगले झांकते रहे। कांग्रेस का बार बार नाम लिया, ये कहते रहे गौरव गोगोई तथ्य और इतिहास का हवाला देकर जो नेहरू और जिन्ना के खेल को सबके सामने रखा गया उसका जवाब नहीं दिया। गलत सही क्या है उस पर बात करते रहे, घुमाते फिराते रहे। जरूरत है कि पीएम मोदी ने सदन में कितनी बार नेहरू का नाम लिया और कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया। जब कांग्रेस और नेहरू ने वंदे मातरम गीत के साथ गलत किया, कांग्रेस चाहती है कि उनका नाम भी ना लिया जाए। सुनिए गौरव गोगोई ने पीएम साहब के जवाब में क्या कुछ कहा, क्योंकि ये सवाल खड़े किए गए थे कि क्यों इतनी बार नेहरू का नाम लेते हैं आप, कांग्रेस का नाम लेते हैं आप। सुनिए आप। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का, और ये एक आदत है सर। ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं,
और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, तो सुना आपने कि गौरव गोगोई के बयान से कहीं ये लग रहा है कि ये पीएम साहब ने जो सवाल कांग्रेस और नेहरू पर खड़े किए थे वो इसका जवाब दे रहे हैं। गोगोई का बयान साफ उनकी हताशा और निराशा को बता रहा है कि ये सच्चाई से बच करके निकलने का रास्ता है। साथ ही गोगोई ने आरएसएस पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे, लेकिन इस सवाल का जवाब भी पीएम साहब देते, लेकिन क्योंकि वो पहले बोल चुके थे इस वजह से नहीं दे सके। गोगोई कौन से सवाल पीएम साहब की तरफ उछालते हैं, आप सुनिए सदन में क्या कुछ पूछा है उन्होंने। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। सुना आपने, गोगोई साहब का कहना है कि भारत की आजादी, खासतौर से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात उठाई, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुद आजादी की लड़ाई में ब्रिटिशों से समझौता करती रही। नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी और बंटवारे को स्वीकार किया। कांग्रेस ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम होने दिया, लेकिन वोट के लिए चुप रही। गोगोई की ये कोशिश नेहरू को बचाने की थी, लेकिन वो फेल हो गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल करके दिखा दिया कि कैसे उन्होंने देश बेचा। कांग्रेस की यह बौखलाहट देखने लायक थी कि वो संसद में चीखते रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। चलिए और गहराई में जाते हैं। कांग्रेस का इतिहास काले कारनामों से भरा हुआ है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को, उसके स्टैंजा को क्यों काटा? क्योंकि मुस्लिम लीग के जिन्ना ने कहा कि गीत में देवी देवताओं का जिक्र है जो मुसलमानों को पसंद नहीं है। नेहरू ने तुरंत मान लिया और स्टैंजा हटा दिए। यह तुष्टीकरण की शुरुआत भर थी। कांग्रेस ने हमेशा बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाया है, अल्पसंख्यकों को खुश किया। परिणाम देश का बंटवारा, लाखों मौतें। पीएम मोदी ने सही कहा कि कांग्रेस ने विभाजन की बीज बोई। गोगोई ने नेहरू को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फैक्ट्स छुप नहीं सकते। कांग्रेस की ये नीति आज भी जारी है कि वो हिंदू विरोधी बिल लाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नेहरू ने सेक्युलर भारत बनाया, लेकिन क्या सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदुओं को दबाना है? नेहरू ने कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया था, जो अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला था। कांग्रेस ने दशकों तक कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की पूरी कोशिश की। फिर पीएम मोदी आए और पीएम मोदी ने 370 हटाकर नेहरू की गलती सुधारी, लेकिन गोगोई जैसे नेता नेहरू को बचाते रहे। वो बिलबिला उठते हैं जब पीएम सच बोलते हैं। कांग्रेस का काला चिट्ठा इतना लंबा है कि पूरी किताब इस पर लिखी जा सकती है कि इमरजेंसी, सिख नरसंहार, बोफोर्स घोटाला, 2G स्कैम और अब वंदे मातरम पर झूठ बोलना। गोगोई ने बीजेपी के पूर्वजों पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस के पूर्वज क्या थे? नेहरू ने ब्रिटिशों से समझौता किया, गांधी जी की हत्या के बाद सत्ता संभाली। कांग्रेस ने आरएसएस पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन खुद की गलतियां छुपाई। ऐसे में साफ है कि पीएम की स्पीच ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। और आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी के इस भाषण की तारीफ प्रियंका गांधी करती नजर आईं।
जैसे ही सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के लिए आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी तो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम के तथ्य कमजोर हैं। प्रियंका, हमारा आपसे ये सवाल है कि अगर पीएम मोदी के तथ्य कमजोर हैं तो आप ही अब जवाब दे दीजिए, आप ही बता दीजिए कि जिन्ना के दबाव में क्या वंदे मातरम के 2 टुकड़े नहीं किए गए? अगर ये गलत है तो सबूत दीजिए। ये हम नहीं बल्कि देश की जनता मांग रही है। आपको ये बता दें कि चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि इस चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी ने प्रोपेगेंडा रचा है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना, क्या राय है, आप क्या मानते हैं? क्या पीएम साहब ने भरे सदन में पूरे देश के सामने कांग्रेस और नेहरू का काला चिट्ठा नहीं खोला? क्या जिस तरीके से गौरव गोगोई ने बयान दिया है, क्या वो पीएम साहब के भाषण से बिलबिलाए नहीं लग रहे थे? क्या जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत को सही नहीं ठहराया है, ये सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, आभार। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, वंदे मातरम।